प्रैक्टिकल की हाँ जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो हमने बनाना था 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन फॉर 500 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 500 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो डेटा क्या है हमारे पास? 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, वॉल्यूम क्या है उसका 0.5 लीटर, फार्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम होती है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी तो इधर आ जाएगा 0.5 मोलर सोल्यूशन, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 98 ग्राम इसकी फार्मूला मास है। डिसॉल्व पर 500 ml को जब लीटर में करेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आई हमारे पास, जो चीज़ें इधर डिविजिबल फॉर्म में है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेंगी तो ये 24.5 ग्राम आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको हमने ml में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो 97-98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, 1.84 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर ग्राम वाला ml में चले जाएगा। इतने ml लेके उसको अप टू 500 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे। अप टू का मतलब है 500 से वॉल्यूम क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो आपका 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। जो लैब स्केल पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है वो 98% प्योर होता है। वो क्या होता है? 98% प्योर होता है और उसकी मोलैरिटी होती है 18 मोलर। ठीक है, 18 मोलर उसकी मोलैरिटी होती है। तो वो आपके पास स्टॉक सोल्यूशन है, उसकी आप डिल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ। तो अगर तो आपको मोलैरिटी आती है तो उससे नॉर्मेलिटी फाइंड करना बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय m। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय m, n मल्टीप्लाई बाय m। नॉर्मेलिटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। उधर क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इधर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय m। n क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन केस ऑफ एसिड्स और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन इन केस ऑफ बेसिस और केटाइन वैलेंसी और चार्ज इन केस ऑफ साल्ट्स। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी के आगे फार्मूला लिख देंगे और इस तरह आप कोई भी जिस तरह मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाया है इधर n की वैल्यू लिख के आगे मोलैरिटी का फार्मूला लेके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 एसिड्स हैं, एक HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, एक है फास्फोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन होता है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 इधर होगी। यानी कि अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन 1 के इक्वल है तो जितनी नॉर्मेलिटी होगी उतनी ही मोलैरिटी होगी, जितनी नॉर्मेलिटी होगी उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी। तो नॉर्मेलिटी लोअर यूनिट है एज कंपेयर टू मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि इससे n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड करेगा तो इसलिए मोलैरिटी ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूनिट है। तो अगर तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन या केटाइन का चार्ज 1 है तो जितनी मोलैरिटी होगी उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि n की अगर ये 1 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये है फार्मूला किस तरह आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके अंदर 2 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि उसमें H2SO4 है तो 2 आ जाते हैं हाइड्रोजन आयन, तो इधर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह फास्फोरिक एसिड H3PO4 को देखें तो उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 3 है तो इधर n की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह बेसिस में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो n की वैल्यू 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो n की वैल्यू 2 होगी। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 3 होते हैं तो n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है,
इसी तरह अगर 3 साल्ट देखें, एक सोडियम क्लोराइड है उसमें केटाइन की वैलेंसी +1 है तो एन की वैल्यू 1 होगी। कैल्शियम क्लोराइड है उसमें केटाइन की वैलेंसी +2 है, उसमें एन की वैल्यू 2 होगी। अल्युमिनियम क्लोराइड है तो उसमें एन की वैल्यू 3 होगी क्योंकि अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। तो अगर आप ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होती है? फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन। ये तो कंप्लीट फार्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, तो आपने यही फार्मूला लगा के फाइंड आउट करना है, वरना ये भी आप लगा सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करके, तो फिर आप इधर लेके डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होती हैं? फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन। यानी कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में ये डिफरेंस है कि इधर हम फार्मूला मास को एन पे डिवाइड करते हैं जबकि मोलैरिटी में हम एन पे डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये है। तो इसी तरह आप मोलैरिटी का फार्मूला लगा के, नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा के या मोलैरिटी का फार्मूला लगा के नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीक समझेंगे नॉर्मेलिटी का। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक क्वेश्चन है कि जो एन की वैल्यू थी, हम एसिड्स में तो जितने हाइड्रोजन थे यानी उसकी अमाउंट के बेस पर लगा रहे थे, और कहीं आप बता रहे थे कि वैलेंसी के बेस पर, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। नहीं, वो जब साल्ट होते हैं, मसलन सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड एक साल्ट है, ठीक है। तो साल्ट के केस में आप केटाइन की वैलेंसी देखते हैं साल्ट के केस में। एसिड और बेस के केस में, एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन देखते हैं कितने हैं उसके अंदर, बेस के केस में हाइड्रोक्सिल आयन देखते हैं, और साल्ट के केस में आप केटाइन के चार्ज देखते हैं। हाँ जी, और क्लियर हो गया आपको? यस सर। हाँ जी, और ये डिस्कशन किया करें, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, ये अपनी हैबिट बनाएं। एक तो वालिदैन की खिदमत करना अपनी हैबिट बताएं, और दूसरा ये कॉन्फिडेंस लेवल को अपना बूस्ट अप करें आप। सर ये जो दूसरा आपने समझाया है मास ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला फार्मूला दोबारा से रिपीट करवा दें। अच्छा, मोलैरिटी का क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होती है? फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन एंड केटाइन चार्ज। ठीक है, तो ये लंबा फार्मूला लगा के भी आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शार्ट बताया, n इज इक्वल टू छोटा n मल्टीप्लाई बाय m। आप वो लगाएं तो वो इजी हो जाएगा आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के। ये मैं नेक्स्ट वीक आपको नॉर्मेलिटी का एक, बल्कि 2-3 आपको मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये एक नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर आपका बोलने को दिल नहीं करता तो आप ये बॉक्स में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। आप बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी क्लियर है। फिर नेक्स्ट वीक हम नॉर्मेलिटी और फिर थोड़ा सा मोलैलिटी करके फिर हम अपने रियल क्वालिटेटिव टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया, आज के लिए काफ़ी है। तो फिर 10 मिनट की ब्रेक है,
ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक के बाद आपका थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है।